अगर हम अपनी पाकिस्तान की 73 साल तारीख देखें तो उसमें कई हादसात और सानेहात रूनुमा हुए हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जो शायद हम कभी ना भूलें। उनमें से 16 दिसंबर 2014 का दिन एक है। दूसरा वाकया जो है वो ये है कि इसी दिन पाकिस्तान भी दो लख्त हुआ था 1971 में। वहीं अगर हम आपको ये भी बताएं कि एपीएस के शुहदा हमें एक ये याद दहानी कराते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों से हमने लिया है। इन दोनों सानेहात में मुश्तरका एक चीज़ है और वो ये है कि हमारा अज़ली दुश्मन एक ही है। बिल्कुल, पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ ही उस दुश्मन ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। मतलब 1971 में इस दुश्मन ने मुक्ति बाहिनी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। और 43 साल बाद इसी दुश्मन ने फिर 2014 में दहशतगर्दों को वतन अजीज़ के खिलाफ इस्तेमाल किया। और इंडिया पाकिस्तान में आज भी दहशतगर्दों की माली मदद कर रहा है। उसके वाज़े सबूत हैं, यहाँ पर उनके जासूस हैं, ये सब दुनिया के सामने हमने रखा है। और अभी कुछ दिन पहले यूरोपीय इदारा जो है वो डिसइंफो लैब, उसकी रिपोर्ट भी दुनिया के सामने आई, जिसके मुताबिक 750 जाली भारतीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ़ हैं। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज का दिन ज़ाहिर है एक बहुत अहम दिन है और हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और हमारे अज़्म को ये जवान भी करता है ये दिन। अगर हम 1971 की बात करें तो उसके हवाले से भारत का जो किरदार था, और भारत ने उस किरदार को सरकारी सतह पर मान भी लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के जिनके जहनों में उभाम है कि भारत का उसमें क्या रोल था। तो हमारे नाजरीन के लिए आप अगर ये बताएं कि भारत का उस सामने में किरदार क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने बहुत अरसा पहले से ये काम शुरू किया था, लेकिन गालिबन उस वक्त उनका ये अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश में कोई अलहदगी की तहरीक चलाई जा सकती है। लेकिन एक चीज जरूर थी कि वो दोनों हमारे पाकिस्तान के जो दो बाजू थे, इनमें गलतफहमियां पैदा करना, इंतशार, ये काम वो करते रहे। एक जग फ्रंट बनाया गया था और उसके जरिए कोशिश की गई कि बंगालियों में कुछ नफरत पैदा की जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें बड़ा जबरदस्त काम किया उस जमाने में। आपने देखा होगा कि हमारी सड़कों के नाम बंगाली में लिखे गए और बंगाली लीडर्स के नामों पे बहुत सारी सड़कें मासूम कर दी गई। बहुत सारे किताबों में, चीजों में बंगाली जबान के अल्फाज शामिल किए गए। अफवाज पाकिस्तान में बंगाली के अल्फाज शामिल किए गए और हर जगह पे ओहदे जो हैं वो उनको बराबर तकसीम किया गया। ये जब भारत ने जब देखा कि वहां पे काफी इस मामले में आसानी है और बाज लीडर्स जो हैं उनके वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने ये अलहदगी की तहरीक का काम किया। और सबसे पहले वो अगरतला में एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और वो अगरतला साजिश के नाम से मशहूर हुई। वहां पे ये तय हुआ कि इस तरह का काम किया जाए। उसमें चूंकि उस जमाने में भारत ने रशिया के साथ, सोवियत यूनियन था, उनके साथ भी एक मुआहदा कर लिया, जो कहने को तो दोस्ती का मुआहदा था, लेकिन वो बुनियादी तौर पे एक दिफाई मुआहदा था। चुनाचे उनको रशिया की, सोवियत यूनियन की पूरी हमायत हासिल हो गई और उन्होंने भी अपने केजीबी के लोग स्पेयर किए, जो कि यहाँ पे मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करना शुरू किया। तो एक तरफ अवाम में नफरत, दूसरी तरफ ये कि वहां पे अमलाक को जलाना, बैंक लूटे गए। जब ये सूरत हाल हुई और फिर उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने रिएक्ट किया तो बहुत सारे लोग भाग के भारत चले गए। तो इन्होंने उन रेफ्यूजीज को ट्रेन करके तो एक मुक्ति बाहिनी खड़ी की। अब मुक्ति बाहिनी जो है उसकी तादाद चूंकि बड़ी काफी थी, तो ये एक बड़ा जबरदस्त काम हो गया भारत के लिए कि वो लोग जो रास्ते जानते थे, जिनको अंदाजा था कि कौन सा खुफिया रास्ता जिससे दाखिल होना है, कैसे जाके किसी पुल को उड़ाना है, कुछ और करना है, तो वो भारत उनको इस्तेमाल करता रहा। उसमें भारत ने अपने ऑफिसर्स भी शामिल किए जो कि मुक्ति बाहिनी के रूप में वहां मौजूद रहे। नतीजा ये कि पाकिस्तान आर्मी जो वहां पे मुख्तलिफ शहरों में थी, उनकी आपस में कम्युनिकेशन का भी मसला आ गया, क्योंकि जब आपने दरियाओं से पुल उड़ा दिया या और जो वाटरवेज थे उनको आपने डैमेज कर दिया, उनके ऊपर कम्युनिकेशन या सड़कें तोड़ दी, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया कि मूवमेंट आपकी एक जगह से दूसरी जगह हो, वो भी प्रॉब्लम बननी शुरू हुई। और भारत था जो कि उनको एक्सप्लोसिव और डेमोलिशन पार्टीज देता था जो जाके उड़ा देती थी। तो इस लिहाज से वहां पे हालात दिन ब दिन इतने बिगड़ गए कि आपको दाएं बाएं मूवमेंट भी मुश्किल हो गई।
और एक जगह पे अगर आप हैं तो वहीं आपने लड़ना है, वहीं आप उसको अपने लिए किला बना लें, लेकिन आपके लिए दाएं बाएं कहीं और जाने की जगह नहीं है, ना ही आप अपने हेडक्वार्टर तक जा सकते हैं। उससे पहले आप देखिए कि भारत की प्लानिंग का चूंकि बड़े अरसे से थी, तो इन्होंने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो हमारा हवाई रास्ता था, राब्ता था, वो खत्म करवाया, क्योंकि इन्होंने एक जहाज उस जमाने में एक प्लान बना के और वो जाली किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, एक जहाज अगवा करवा दिया और कहा जी ये तो कश्मीरी मुजाहिद लेके चले गए, और उसको जहाज चूंकि पुराना फोकर था, उसको कश्मीरी जिनको कह रहे थे मुजाहिद, उनके जरिए जलवा दिया। नतीजा ये कि ये एक इंटरनेशनल किस्सा बन गया। उस जमाने में हाईजैकिंग जो है वो बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ था और पूरी दुनिया की तवज्जो हाईजैकिंग पे होती थी। लिहाजा इन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हाईजैकर जो है वो उनको मारा नहीं, सजा नहीं दी, हमारे लोग तो बच गए लेकिन जहाज उड़ा दिया गया। नतीजा ये कि बहाना लेके तो पाकिस्तान की फ्लाइट्स ऊपर से जाने का किस्सा खत्म हो गया। तो पाकिस्तान के पास रास्ता जो रह गया थोड़ा बहुत जाके देने का, वो श्रीलंका के थ्रू इतना कुछ मसला बन गया कि पाकिस्तान के जो वहां पे थे वो एक तरह से मैसूर होकर वहीं जनरल रह साहब ये भी बताइएगा कि जरा अगर मुक्ति बाहिनी के बारे में स्पेसिफिकली हम बात करें तो मुक्ति बाहिनी को इंडिया ने किस तरह सपोर्ट किया और किस तरह उसमें अपनी फौज को शामिल किया, ये बताइएगा। और दूसरी चीज ये कि उस वक्त मुक्ति बाहिनी थी और आज मोदी सरकार है, इन दोनों के नजरियात में मुमासलत तो है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बानी तो बुनियादी तौर पे बंगाली लोग थे, लेकिन उनके ऊपर जो उनको कमांड वगैरह का स्ट्रक्चर था वो वहां से भारत ने अपने ऑफिसर्स वगैरह दिए और उनको बंगाली आती थी या वो थे वहां पे उस एरिया के बंगाली बोल सकते थे, लिहाजा वो अपनी कमांड लेके तो मुक्ति बानी को एक फौज की शक्ल दी, मुक्ति तैयार की गई, उनको हथियार दिए गए, उनको वहां पे 6 महीने की ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद उनको भेजा गया। अब जो मुकम्मल फौज या अपनी जो असली फौज थी भारत की वो अलग है। वहां पे पाकिस्तान के 26 से 27 हजार तक हमारे ट्रुप्स से फौज थी और जो मुक्ति बानी है वो तो उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उससे बढ़ के 2.5 लाख के करीब फौज थी भारत की जो वहां पे उन्होंने इस्तेमाल की। तो ये उनके आर्मी चीफ ने बाद में तस्लीम किया, जनरल मानिक शाह ने, फील्ड मार्शल मानिक शाह ने, कि पाकिस्तान के एक सिपाही के बदले के मुकाबले में भारत के 15 सिपाही थे रेगुलर फोर्स के। मुक्ति बानी उससे अलग है। अब मुक्ति बानी की जो आप ज़हनियत की बात कर रहे हैं वो ये थी बुनियाद उसकी नफरत पे, कि आपने नफरत को प्रचार दिया हुआ और उसका काम जो है वो आप देख लीजिए कि बलूचिस्तान में बाज लोग जो सेपरेटिस्ट बन गए या चले गए, उनके अंदर भी यही नफरत का एलिमेंट पैदा किया। और इसी तरह कहीं आप देखते हैं कि वो पीटीएम वगैरह है तो आपके कबायली इलाकों में है तो वो भी इसी तरह अपने पख्तून नाम के ऊपर नफरत, वो एथनिसिटी जो है बुनियादी तौर पे उसको हवा देने का काम, ये अंदर से तकसीम करने का एक अमल होता है और भारत ने वो वहां पे खूब इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान चूंकि खासा मेन मगरबी पाकिस्तान जहां पे आपका कैपिटल और हुकूमत थी वो दूर थे बड़े और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे। इसमें 26-27 हजार फौजी की मैं इसलिए बात वाज़ेह कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग वो बात करते हैं 90,000 कैदियों की, तो 90,000 कैदी में फौजी जो थे एक्चुअली वो सारे यही 26-27 हजार थे, बाकी वो लोग थे जो वहां पे बैंकों में, रेलवे में, पीआईए में मगरबी पाकिस्तान से लोग जो क्या काम कर रहे थे, या कुछ फैमिलीज वगैरह जो बिजनेस, दाऊद का बिजनेस, वहां पे दाऊद ग्रुप वालों का बिजनेस था और ये हमारे काफी सारे कराची के बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्होंने वहां भी कारोबार रखे हुए थे, तो उनके एम्प्लॉयज वगैरह लोग यहाँ से गए हुए थे, वो मिला के सिविल सर्विस वगैरह के लोग, वो टोटल मिला के को तकरीबन 90,000 बनता था। लेकिन जो एक्चुअल फौजी थे वो तकरीबन 26-27 हजार थे और उधर वो बंगाली इससे कहीं ज्यादा मुक्ति बानी थी और 2.5 लाख आप देख लीजिए कि इंडियन आर्मी थी। और ये सारी चीजें भारत के अपने ही आर्मी चीफ ने तस्लीम की। अमजद साहब ये भी बताइएगा कि देखें अब हमने अगर हिस्ट्री को हम देखें तो भारत को जंग शुरू करने और फिर मुंह की खाने का शौक हमेशा से रहा है। पिछले साल भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन हमारी जो लीडरशिप थी उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और जंग को भी अवॉइड किया। पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उसकी वजह से जंग अवॉइड हुई और हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब बार बार अमन की बात करते हैं, भारत से बार बार जंग की आवाज़ उठती है। अब ऐसे दुश्मन से हम कैसे निपटें और ख़ासतौर पर अगर हम दिफाई सलाहियत की बात करें तो उसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि हमें अपनी इंटरनल यूनिटी पे तवज्जो देनी चाहिए। जो हालात हमारे सियासतदान यहां पैदा कर देते हैं सिर्फ अपने मुफादात की वजह से, वो
वो आपको बहुत कमजोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे जैसे मुल्क जो है इनका एक बड़ा वादे चीज है कि हम अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे, अपनी ईमान की बुनियाद पे लड़ते हैं और हमें एक इत्तेहाद चाहिए अपनी कौम का और अफवाज पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि सियासतदान अपने मफादात के लिए ये भी कर गुजरते हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया, हालांकि लोग सारे मगरबी और मशरकी दोनों सरहदों पे आपकी फौज मसरूफ है, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसा घिनौना अमल है जो कि भारत को बहुत फायदा पहुंचाता है। तो पहली बात तो ये कि आप अंदरूनी तौर पे दिफाई आपका जो सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है जब आपके अपने ही लोग इस तरह के काम करते हैं और वो डिवीजन पैदा करते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए, जज्बा आपके पास है, आपके सिपाही, आपके जवान रोजाना शहादतें देते हैं, लेकिन कभी किसी ने ना एहसान किसी पे जताया, ना आप सोचिए कि कभी किसी तरफ से कोई गिला या शिकवा आया। बावजूद इसके कि इंटरनली सियासतदान कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसके बावजूद आप देखिए कि कभी अब फौज पाकिस्तान की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आया जिससे ये अंदाजा हो कि वो अब अपना दिफा नहीं करना चाहते। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि आज हमारी टेक्नोलॉजिकली बहुत बेहतर आर्मी है और उसके साथ साथ जज्बा है बचाने का, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी आर्मी पिछले 15 साल से जंग की हालत में, और ये एक बेटर्ड हार्डन्ड आर्मी है। अगर आर्मी सिर्फ अपने कैंटोनमेंट्स में ही बैठी रहे तो फिर उसको ना वो तजर्बा होता है और ना ही उसने वो खून खराबा देखा होता है जिससे आदमी बाज़-औक़ात कतरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपका हौसला भी बुलंद है और आप शहादतें भी देते हैं, और फिर तजर्बा है जंग का, पिछले आप 15-16 साल से जंग की हालत में हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि आज आपका दिफा पहले की निस्बत बहुत मजबूत है। जो भारत या आप मोदी को देखते हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ के मारते हुए, इसमें दो एलिमेंट हैं। एक तो बॉलीवुड की फिल्में जो नई नस्ल को उन्होंने दिखा के जिसमें घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जो नई नस्ल है उनकी वो सारी उसी सांचे में डल गई। आप सोचिए कि 1971 और आज का अगर आप हिसाब लगा लें तो ये 40 साल का वक्त गुजर चुका है, और बल्कि 50 साल हो गए तकरीबन, और इस अरसे में दूसरी जनरेशन आके तो वो जवान होके बूढ़े होके तो उन लोगों के माइंडसेट इन्होंने यूं बना दिए, वो आज भी 71 की वो उस सोच से बाहर नहीं आ सके। ये एक बड़ा बहुत वाज़े मैं समझता हूं कि अगर कोई तजिया करे तो उसके सामने चीज है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये जो बात आपने की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमें अंदरूनी तौर पर ये जो अपनी फौज के खिलाफ बहुत सारे लोग बात करते हैं वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिला वजह तनकीद होती है। असल में एतराज इस बात का है, आप जेन्युइन तनकीद करें और आप किसी पॉलिसी पे तनकीद करें, शख्सियात का नाम लेके, इदारे का नाम ले लेके, तो आप दुश्मन की सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज जो जनरल साहब आपने कही वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग इक्विप्ड हैं और हमने दुनिया को बता दिया ये, और ये मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर दुनिया को चला गया है कि किसी ने भी अगर मैली आंख से देखा तो हम उसे जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और तीसरी चीज जो आपने मीडिया की बात की, ये बड़ा अहम मामला है, और ये बार-बार ये बात खान साहब खुद भी करते रहे। बिल्कुल, और ये वो फ्रंट है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद थे।